बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के 11th चैप्टर रीजनरेशन पुनरुद्भवन के बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो जंतु होता है वो एक जाइगोट होता है और उसके बाद में वो डिफ्रेंशिएट होकर एक मैच्योर एनिमल में चेंज हो जाता है और उसकी सभी जो कोशिकाएं होती हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। तो अधिकांश कोशिकाओं में इसके बाद में ये विभाजन और जो विभेदन का प्रक्रम है वो रुक जाता है या फिर शिथिल पड़ जाता है। लेकिन एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद भी कई बार जंतुओं में नई कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि कई कोशिकाएं या तो प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाती हैं या फिर किसी दुर्घटना में नष्ट हो जाती हैं। तो फिर इस हालात के अंदर या तो ये होता है कि जंतु की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो इन परिस्थितियों में भी अपने जीवन को चालू रखने के लिए उनमें कुछ योग्यताएं डेवलप हो जाती है या वो कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जिससे कि वो इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सकें। इसके लिए 3 स्ट्रेटेजी वो काम में लेते हैं। वो है सबसे पहले जैसे फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन, जिसको बोलते हैं कार्यिकी विभेदन। जैसे स्तनी जो होते हैं, मैमल्स जो होते हैं, उनमें लाल रक्ताणु जो होते हैं वो न्यूक्लियस रहित होते हैं, केंद्रिका विहीन होते हैं और उनका केंद्रक विहीन होते हैं और उनका जीवन जो होता है बिल्कुल एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है और दिन भर में अनेक जो ब्लड सेल्स होती हैं वो खत्म होती हैं और हम जानते हैं कि वो लगातार दूसरी बनती भी रहती हैं। इस कारण से उनकी संख्या स्थिर रहती है और लगातार नई रक्ताणुओं का निर्माण होता रहता है। इसी तरह जो हमारी आहार नाल है, जनन नाल है, उनकी भी जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं वो समय समय पर रीजनरेट होती रहती हैं। पुरानी जो होती क्षतिग्रस्त होती है, नष्ट होती जाती है, नई और बनती जाती हैं। इस तरह ये जो प्रक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा सामान्य वृद्धि और रख रखाव होता है, ये लगभग नियमित रूप से चलती रहती हैं। इस तरह की रीजनरेशन को कार्यिकी पुनरुद्भवन या फिजियोलॉजिकल पुनरुद्भवन कहा जाता है। सेकंड आता है क्षतिपूरक अतिवृद्धि या कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी। कई बार क्या होता है कि कुछ प्रकार के जंतुओं में इस तरह की जो भरपाई होती है वो कार्यिकी पुनरुद्भवन के द्वारा नहीं हो पाती। जैसे कि किसी मैमल्स के अगर किडनी को काट दिया जाएगा तो उसके अंदर नई किडनी डेवलप नहीं हो सकती, लेकिन उसके स्थान पर क्या होता है, उसकी जो बची हुई किडनी है वो अपने आकार में को बढ़ा लेगी, उसको बढ़ा के वो दोनों जो किडनी का कार्य है वो खुद एक अकेली संभाल लेगी। या फिर किसी प्राणी के यकृत को अगर कोई क्षति पहुंची तो उसमें भी ये मतलब वो अपने अंदर ये गुण डेवलप कर लेती है जिससे कि वो उस अपने शरीर का कार्य सुचारू रूप से चला सके। इस तरह जंतु में खोए हुए भागों की जो क्षतिपूर्ति अतिवृद्धि के द्वारा होती है वो क्षतिपूरक अतिवृद्धि के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट है पुनः पूरक या पुनः स्थापक या रिपेरेटिव या रिस्टोरेटिव रीजनरेशन। जीवों में जब साधारण चोट लग जाती है तो उसके कुछ समय बाद ही उनका घाव बढ़ जाता है। जिस तरह छिपकली होती है उसमें उसकी कटी हुई पूंछ है वो वापस उसमें नई पूंछ आ जाती है। इसी प्रकार से कुछ अंग जो होते हैं उनकी पुनः स्थापना मरम्मत हो जाती है। उसके बारे में ही आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इस तरह से पुनरुद्भवन क्या हो गया कि एक तरह से द प्रोसेस ऑफ रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज रीजनरेशन, अर्थात खोए हुए भागों की मरम्मत या फिर पुनर्भरण की प्रक्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। या फिर जीव के टूटे हुए, खोए हुए या नष्ट हुए जो भाग होते हैं उनकी मरम्मत या पुनः प्राप्ति ही पुनरुद्भवन है। तो नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनरेशन। क्या होती है, पुनरुद्भवन की करने वाली जो कोशिकाएं होती है वो भ्रूण की कोशिकाओं की तरह ही बहुसक्षम नहीं होती, ये इसमें अंतर होता है। साथ ही जो पुनरुद्भवन होता है वो
एक कार्य के वातावरण, फिजियोलॉजिकल वातावरण में होता है, जो कि ये भी भ्रूण से भिन्न है। ये दो चीजें हैं जो एम्ब्रियो से डिफरेंट हैं। इसमें इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे पुनरुद्भवन होता है, वो एक तरह से क्या है, मॉर्फोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसकी रीअवेकनिंग है, मतलब उसका पुनर्जागरण है। इसी के साथ पुनरुद्भवन में क्या होता है, जो डिफरेंशिएट कोशिकाएं होती हैं वो पहले डी डिफरेंशिएट होती हैं। ये हमने डिफरेंशिएशन वाले लेसन में भी पढ़ा था। इसके अंदर क्या होती है, पहले डिफरेंशिएट कोशिकाएं होती हैं, वो निर्विभेदित होकर वापस रीडिफरेंशिएट, पुनः विभेदित होती है। इस क्रिया को मेटाप्लेशिया कहा जाता है। नेक्स्ट, पुनरुद्भवन के अंदर जैसे प्राकृतिक कोई क्षति, दुर्घटना हुई या फिर प्रयोगकर्ता ने कोई किसी जीव को क्षति पहुंचाई, तो उसके परिणाम स्वरूप ये पुनरुद्भवन हो सकता है। और पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है वो अलग अलग स्पीसीज और टैक्सोनॉमिक ग्रुप में अलग अलग होती है। जिस तरह हाइड्रा है, उसके एक छोटा सा भी पार्ट होता है वो संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है लेकिन सैलामेंडर जो होता है उसमें अगर उसकी एक पार्ट काट दिया जाएगा तो वो पार्ट ही परिवर्तित हो सकता है, पूरा शरीर नहीं, या एक पार्ट से पूरा शरीर नहीं होता। इसी तरह मनुष्य जो है उसमें ये दोनों क्षमताएं नहीं पाई जाती, लेकिन उनके शरीर के घाव अवश्य भर जाते हैं। इसी तरह एक ही जाति के जंतुओं में भी जो पुनरुद्भवन की क्षमता है वो उनकी आयु से प्रभावित होती है। जैसे जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें आयु बढ़ने के साथ साथ पुनरुद्भवन की क्षमता घटती जाती है। उसी तरह एक ही जाति के जंतुओं में भी एक ही समय पर अलग अलग प्रकार के जो उत्तक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनकी भी रिजनरेशन की कैपेसिटी एक समान नहीं होती। जैसे मनुष्य की पेशी और तंत्रिका कोशिकाएं होती है, उनकी जो रिजनरेशन की पावर होती है अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा कम होती है। इस तरह रिजनरेशन क्या हो गया, री प्लस जनरेशन, मतलब अगेन प्रोडक्शन। अब आता है टाइप्स ऑफ रिजनरेशन। टी.एच. मॉर्गन थे, उन्होंने 1901 में इसका वर्गीकरण किया और वो ये बताया कि पुनरुद्भवन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट मॉर्फोलेक्सिस, या जिसको बोलते हैं अंगांतरण, और सेकंड है एपीमॉर्फेसिस, ठीक है, या अभिरूपांतरण। सबसे पहले मॉर्फोलेक्सिस, स्पंज और जैसे हाइड्रा वगैरह, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। इनके शरीर का जो क्षतिग्रस्त टूटे हुए भाग होते हैं वो न सिर्फ विकसित होते हैं बल्कि इनके शरीर का एक छोटा सा टुकड़ा भी होता है वो संपूर्ण जीव का नया जीव विकसित कर देता है। इस तरह पुनरुद्भवन से जब इनमें कटे हुए स्थान से जो मुकुल बनता है वो नहीं बनता इसमें। इस प्रकार के पुनरुद्भवन को मॉर्फोलेक्सिस या मॉर्फोलैक्टिक रिजनरेशन कहा जाता है। इस मॉर्फोलेक्सिस में पुनरुद्भवन के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती और जो बचे हुए भाग हैं वो ही रूपांतरण करके, रीपैटर्निंग करके जो क्षतिग्रस्त भाग हैं उसका निर्माण कर लेते हैं। ऐसा जो रिजनरेशन है वो सिर्फ जो निम्नतम छोटे संघ हैं उन्हीं में पाया जाता है। इस तरह का जो रिजनरेशन है उसकी तुलना जो प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है उससे इसकी तुलना की जाती है। नेक्स्ट आता है एपीमॉर्फेसिस या अभिरूपांतरण। यदि जंतुओं में रिजनरेशन की इतनी क्षमता हो कि वह शरीर के टूटे हुए और जो क्षतिग्रस्त अंग हैं उनका पुनः उत्पादन कर ले, लेकिन शरीर के जो प्रत्येक जो टूटे हुए अंग हैं उससे पूरा शरीर नहीं बन पाए, जैसे हाइड्रा वगैरह में हुआ कि एक छोटे से शरीर से संपूर्ण शरीर बन गया, वैसा नहीं हो पाए, तो ऐसी क्षमता जो है वो एपीमॉर्फोसिस कहलाती है। इसके अंदर रिजनरेशन ब्लास्टिमा मतलब पुनरुद्भव प्रमुकुल बनता है और इसमें वृद्धि भी देखने को मिलती है। इस तरह का जो रिजनरेशन है वह उच्चतर जंतुओं की विशेषता है। और जैसे एन्यूरा के लार्वा जो हैं और यूरोडेला के एम्फीबियाई जंतु हैं, उनकी अगर टांग काट दी जाए तो उनके पुनः टांग विकसित हो जाती है। यही क्षमता सरीसृपों में जो छिपकली है उसमें पूंछ में भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है।